पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन मिडल ईस्ट में सिर्फ 20। Iran's formerly supreme leader, Imam Hussein alayhi salam, Ayatollah Khamenei, is dead. लेकिन अब सवाल ये है कि अब सिर्फ ईरान ही क्यों? Who is your worst enemy, Mr. President? दुश्मन असली है ईरान कीस्ट। America. Johnny, just stand up, Johnny. Johnny. Thank you, Johnny. Iran, for 47 years, has been chanting, Death to America, death to Israel. इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा साल 1939 में। Meine Arbeit für Richtiges. We shall fight in the hills. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin? We shall never surrender. जब हिटलर पोलैंड पर अटैक करके वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत करता है तो पूरी दुनिया की मोस्टली कंट्रीज उस वक्त ब्रिटिशर्स के साथ खड़ी थी। We shall never surrender. लेकिन पर्शियन एम्पायर उस वक्त जर्मन्स के साथ खड़ा था। इसलिए नहीं कि हिटलर यहूदियों को मार रहा था और पर्शियन एम्पायर का उस दौर में राजा जो था वो मुसलमान था, तो इस रीज़न की वजह से जर्मन्स के साथ उस दौर में फारिस खड़ा था, यानी कि पर्शिया खड़ा था, यानी कि ईरान खड़ा था। बल्कि इसके पीछे कोई रिलीजियस रीज़न नहीं बल्कि पॉलिटिकल रीज़न था, क्योंकि उस वक्त उस दौर में जर्मन्स टेक्नोलॉजी में पीक पर था। हाँ, वो एक अलग बात है कि जर्मन्स की टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करने वाले, चोरी करके खुद की कंट्री को सुपर पावर बनाने वाले आज सुपर पावर बन करके बैठे हुए हैं। बहरहाल आज का मेरा टॉपिक वो नहीं है, हम पॉइंट पर बात करते हैं। तो उस वक्त पर्शिया का जर्मन्स के साथ खड़ा होने के पीछे का कोई रिलीजियस रीजन नहीं बल्कि पॉलिटिकल रीजन था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान इन दो कंट्रीज का डिप्लोमेटिक रिलेशन ब्रिटिशर्स के लिए खतरा था, क्योंकि जर्मन्स के पास टेक्नोलॉजी थी और पर्शिया के पास फ्यूल, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के लिए जर्मन्स को हराना मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा लेकिन ईजिली पॉसिबल भी नहीं था। सो ब्रिटिशर्स के लिए इन दो कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका था। ब्रिटिशर्स और सोवियत यूनियन मिल करके अब पर्शियन एम्पायर पर हमला कर देते हैं। अब ब्रिटिशर्स की तरफ से पर्शियन एम्पायर पर अटैक होने से पहले ही पर्शियन किंग अपना तख्त छोड़ देते हैं, यानी कि कुर्सी से हट जाते हैं। विद इन 5 days पर्शियन आर्मी ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर कर देती है। अब ब्रिटिशर्स की तरफ से पर्शियन एम्पायर का राजा रजा शाह पहलवी को बनाया जाता है, यानी कि शाह रजा शाह पहलवी के बेटे को। Long live the Shah of Persia! Long live the Shah! ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रजा शाह पहलवी ब्रिटिशर्स का एक वफादार पपिट था। Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. बिकॉज वो ब्रिटिशर्स से काफ़ी इंस्पायर था। वो ये चाहता था कि फारस से यानी कि ईरान से इस्लाम खत्म हो जाए। वो ये चाहता था कि ईरानियन लोग भी वैसे ही कपड़े पहने जिस तरह वेस्टर्न लोग कपड़े पहनते हैं। ईरानियन लोगों का भी वैसा ही कल्चर हो जिस तरह का कल्चर वेस्टर्न लोगों का है। जो ही ये एंटी इस्लामिक बादशाह पावर में आता है तो सबसे पहला काम इसका ये होता है कि ये ईरान में हिजाब बैन कर देता है। Let me go! You have no right! Stop resisting! You're under arrest! No! Please! डेरू मदरसे और मस्जिदों को बंद करवा देता है और जो स्कॉलर इस एंटी इस्लामिक बादशाह के अगेंस्ट बोलता था तो बादशाह रजा शाह पहलवी
उस स्कॉलर को अरेस्ट करवा देता था। ये बादशाह चाहता था कि ईरान में लिबरलिज्म आम हो जाए। मस्जिदों और मदरसों पर पाबंदी लगा करके इसने शराब नोशी, म्यूज़िक, पार्टीज़ को इतना आम कर दिया कि एक ईरान जैसी मुस्लिम कंट्री सिर्फ शराब नोशी नहीं करने लगी, बल्कि ईरान से अब शराब एक्सपोर्ट भी होने लगी। जब फारस के स्कॉलर्स ने ये देखा कि अब ये एंटी इस्लामिक बादशाह हद से आगे जा रहा है, तो फारस के सब स्कॉलर्स इस बादशाह के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे। और उन स्कॉलर्स में से सबसे बड़ा नाम इमाम खुमैनी का था। मर्दुम शुजा, मा बराए अदालत क़याम किया। देखते ही देखते इमाम खुमैनी की पर्शिया में इतनी ताकत बढ़ गई ख़मीनी कि 1962 में रज़ा पहलवी इमाम खुमैनी को पर्शिया से बाहर निकाल देते हैं। अब इमाम खुमैनी इराक में रहने लगते हैं और वहीं अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करके पर्शियन लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इराक में भी एक लीडर की नज़र इमाम खुमैनी पर थी और उस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। Saddam Hussein was a bad guy, right? He was a bad guy, really bad guy. But you know what he did well? He killed terrorists. सद्दाम हुसैन की काफ़ी अच्छी बनती थी पर्शियन एंटी इस्लामिक किंग के साथ। सद्दाम हुसैन ने रज़ा पहलवी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं इमाम खुमैनी को गोली मार दूं। Khomeini is a threat to us both. My men are ready. तो रज़ा पहलवी की तरफ से जवाब ये मिलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब धीरे धीरे करके इमाम खुमैनी इराक में रह करके अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करने लगे और उन रिकॉर्डिंग्स को पर्शिया में स्मगल कर दिया जाता था। और उन स्पीच को लोग सुन करके मुतासर होते थे और पर्शियन लोग खुफिया तौर पर इमाम खुमैनी को ही अपना लीडर समझने लगे। साल 1971 को जब रज़ा पहलवी ने ये अनाउंस करा कि मैं पर्शियन एम्पायर के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी पार्टी देने जा रहा हूँ, आज रज़ा पहलवी दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी पार्टी दे करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करने का अनाउंस कर देता है। Ladies and gentlemen, welcome. Tonight we celebrated the grandeur of Persia with the world's most despotic monarchy. इस पार्टी में दुनिया के सबसे बड़े बड़े लीडर इनवाइट थे और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी। इस पार्टी में जो गेस्ट थे उनको सोने के बर्तन में खाना सर्व करा गया। जब पर्शियन अवाम ये मंजर देखती है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक तरफ हमारा एंटी इस्लामिक किंग जो अय्याशी में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो गेस्ट को बुला करके सोने के बर्तन में खाना दे रहा है, और दूसरी तरफ पर्शियन अवाम यानी कि हम लोग खाने के वास्ते तरस रहे हैं। अब इस पार्टी के बाद जो लोग खुफिया तौर पर इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानते थे वो अब सड़कों पर उतर आते हैं और ओपनली सत्ता में इमाम खुमैनी को लाने की बात करने लगते हैं। Khomeini! और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके नहीं, अचानक से ये इतनी बढ़ जाती है कि साल 1978 में रज़ा पहलवी अमेरिका से मदद मांगता है, ठीक अपने बाप की तरह। लेकिन इमाम खुमैनी की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी पर्शिया में कि अमेरिका भी इमाम खुमैनी को नहीं रोक सका। जब ये बात इमाम खुमैनी को पता चलती है कि पर्शियन किंग पर्शिया छोड़ करके भाग चुका है, तो 14 साल के एग्जाइल के बाद इमाम खुमैनी इराक से वापस ईरान आते हैं। हिस्ट्री में कभी किसी लीडर के वास्ते इतने लोग इकट्ठा नहीं हुए जितने लोग इमाम खुमैनी के वेलकम के वास्ते इकट्ठा हुए थे। ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग। इमाम खुमैनी के ईरान आते ही ईरान में एक नारा गूंजने लगता है, Death to America, death to Israel. अब होती है शुरुआत एक बारी फिर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की। با ریختن خون عزیز ما تایید شد انقلاب ما. लेकिन इस रेवोल्यूशन के साथ एक नई जंग भी जन्म लेती है। ईरान, जब इमाम खुमैनी ईरान के लीडर बनते हैं, दैट सेम ईयर इराक में भी एक नया लीडर बनता है।
यहाँ इमाम खुमैनी लीडर बनने के बाद अपनी स्पीच में बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के मुसलमानों को अपने अपने लीडर्स के खिलाफ बगावत करने का कहते हैं। और इमाम खुमैनी की इस बढ़ती ताकत को देख कर के अरब लीडर्स डरने लगे, क्योंकि इमाम खुमैनी के इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं हमारी कुर्सी खतरे में ना आ जाए। तो अरब क्या करते हैं, अमेरिका के साथ मिल करके साल 1980 में इराक वर्सेस ईरान दिखने में तो ये वार इराक वर्सेस ईरान था, लेकिन था ये अरब अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार। ये जंग 8 साल तक चलती है। अमेरिका के साथ साथ अरब भी अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, लेकिन इमाम खुमैनी को कुर्सी से नहीं हटा पाते। 8 साल के बाद जब ये जंग खत्म होती है तो इसके 1 साल बाद साल 1989 में इमाम खुमैनी गुजर जाते हैं। जिस तरह हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेलकम इमाम खुमैनी के लिए ईरान में किया गया, उसी तरह इमाम खुमैनी के गुजर जाना भी हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा था। इनके जनाजे में ऑलमोस्ट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा लोग शरीक थे। अब यहाँ अरब और अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ चल रहा प्रॉक्सी वार रुक तो गया था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। इमाम खुमैनी के गुजरने के बाद ईरानी लीडर्स मिल करके ईरान का एक सुप्रीम लीडर चुनते हैं। ये थे इमाम खुमैनी के स्टूडेंट, और इनके लीडर बनने के बाद इन पर कई बार असैसिनेशन अटैक हुए, लेकिन नापाक लोग अपने नापाक इरादों में नाकामयाब हो सके। अब ईरानी सुप्रीम लीडर जब 1989 में पावर में आते हैं तो ईरान को यहाँ तक साफ पता चल चुका था। Saddam Hussein and his अब जब ईरान भी न्यूक्लियर बम बनाने की रेस में दौड़ने लगता है तो साल 1998 में Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के बाद खुफिया तौर पर पाकिस्तान भी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी, अब पूरी दुनिया की नज़रें ईरानी सुप्रीम लीडर पर थी। तो ईरानी सुप्रीम लीडर एक फतवा देते हैं। دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را वो ये था कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जंग में बच्चे, औरतें और बूढ़ों, यहाँ तक के पेड़ पौधों को काटना भी हराम है। तो न्यूक्लियर बम बच्चे, बूढ़े और औरतें तो दूर, हर जिंदा चीज़ को मार देता है। इसलिए किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए न्यूक्लियर बम बनाना हराम है। ईरानी सुप्रीम लीडर के इस फतवे के बाद अमेरिका के पास कोई भी बहाना बचा ही नहीं था ईरान पर अटैक करने के लिए। लेकिन साल 2004 में जब यूएन ईरान आकर के ईरानी न्यूक्लियर पावर प्लांट देखती है तो वो बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन किए गए थे जिस तरह के पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ाइन किए गए थे। जब पूरी दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान सामने आ ही चुका था तो पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान टीवी पर आकर के पूरी दुनिया से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अमेरिका यहाँ ईरान पर भारी सैंक्शंस लगा देता है। जब ईरान पर ये सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो ईरान की इकॉनमी बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। साल 2015 में जब ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर लेता है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, तो अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाए गए सारे सैंक्शंस हटा दिए जाते हैं। As the American people and Congress review the deal, सिर्फ 3 साल बाद जब ट्रंप पावर में आता है तो ट्रंप ईरान पर और सैंक्शंस लगा देता है। I'll also be announcing, as you know, my statement and what will. क्योंकि ट्रंप इस डील के अगेंस्ट पहले से ही था। जब अमेरिका दोबारा से ईरान पर सैंक्शंस लगा देता है साल 2015 में तो ईरान भी न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम दोबारा से शुरू कर देता है। एंड इस जियोपॉलिटिकल वार में ईरान को इकोनॉमी क्राइसिस के साथ साथ
भारी नुकसान और भी होता है। ईरान इस जियोपॉलिटिकल वार में अपने कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट खो देता है और कई बड़े बड़े लीडर्स को भी। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो दिखने में ईरान वर्सेस अमेरिका वार है, ये असल में ईरान वर्सेस अमेरिका वार नहीं है। ये ठीक उसी तरह की वार है जिस तरह साल 1980 में दिखने में इराक वर्सेस ईरान वार चल रही थी, लेकिन असल में वो इराक वर्सेस ईरान की वार नहीं थी। इसी तरह आज 2026 में जो दिखने में अमेरिका वर्सेस ईरान वार है, वो असल में अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं, असल में वो ईरान वर्सेस इसराइल है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज पिछले कई डेकेड से जितने भी सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाए गए हैं, वो इसराइल की वजह से लगाए गए हैं। और पिछले कई डेकेड से इसराइल एक ही झूठ बार बार बोल रहा है ताकि सुपर पावर अमेरिका ईरान को भी उसी तरह झूठ की बुनियाद पर तबाह कर दे जिस तरह सुपर पावर अमेरिका ने झूठ की बुनियाद पर इराक को तबाह करा था। अब वो झूठ क्या है? साल But the deadline for attaining this goal is getting extremely close. फिर साल 2012 They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. फिर साल 2000 You don't want this Iran to have neither nuclear weapons, it's to enrich uranium for a nuclear bomb in short order, in a few weeks or a few months. The wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly. फिर साल 2025 If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. एक ही झूठ इसराइल पिछले कई डेकेड से बोल रहा है, और वो झूठ ये है कि ईरान अगले महीने में न्यूक्लियर बम बना लेगा। और इसी झूठ के सहारे पर इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका ईरान को भी तबाह कर दे। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury. एंड आज ये जो मिडल ईस्ट में ईरान वर्सेस अमेरिका है, ये असल में ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं, ये ईरान वर्सेस इसराइल है।